डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में आपका मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और इसी उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर का विशेष महत्व है, उसके साथ साथ आपका आगरा का विशेष महत्व है। तो उत्तर प्रदेश में जो मध्यकालीन इतिहास में जो सबसे प्रसिद्ध ज़िले हुआ करते थे वो आपका जौनपुर, आगरा और फतेहपुर सीकरी, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका। अब ये मध्यकालीन इतिहास में जो चौथा इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आता है वो है आपका अवध। वो कौन सा है? अवध। और वर्तमान में जो फैज़ाबाद, अयोध्या, लखनऊ का क्षेत्र है उसे अवध के नाम से जाना जाता था। अब इस अवध का वंशावली जान लीजिए। तो अवध के वंशावली में सबसे पहला जो शासक हुआ करता था वो था शहादत खां। शहादत खां। और ये शहादत खां जो था अवध का एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को घोषित किया। चूँकि अवध जो था वो पहले मुग़लों के अधीन हुआ करता था, लेकिन जब शहादत खां अवध का नवाब था तो इसी शहादत खां ने अवध को क्या कर लिया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और इस अवध का जो शहादत खां का जो शासनकाल है वो 1722 से लेकर के आपका 1739 ईस्वी तक है। और ये शहादत खां 1722 से लेकर 1739 ईस्वी तक स्वतंत्र शासक, अवध के स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। इसके बाद भी अनेक अवध पर व्यक्तियों ने शासन किया। और इसी अवध के व्यक्तियों में आपका वंशावली अगर कह सकते हैं तो वंशावली में अवध शहादत खां के बाद जो अगला शासक के रूप में आया वो था आपका सफदरगंज। सफदरगंज। सफदरगंज के बाद जो अगला अवध का नवाब बना था वो था आपका शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। और उसके बाद शुजाउद्दौला के बाद जो अगला शासक बना वो आपका था आसफ़उद्दौला। आसफ़उद्दौला। और इस आसफ़उद्दौला के बाद जो अगला अवध का नवाब बना वो था वज़ीर अली। और वज़ीर अली के बाद से आपका गजीउद्दीन हैदर खां बना। उसके बाद से नसीरुद्दीन मोहम्मद बना, अमजद अली बना। और अंतिम के रूप में कौन आ जाता है? चूँकि बीच में हमने इसलिए ज़्यादा मेंशन नहीं किया क्योंकि ये जो छोटे मोटे जो हमने नाम लिया इनका कोई विशेष योगदान अवध साम्राज्य में नहीं हुआ करता था। तो अंतिम अवध का नवाब बने थे आपके वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। अब इसमें जो आपका घटनाएं घटित होती हैं या जो इतिहास बनता है वो मुख्य रूप से आपका शहादत खां पे बनता है, उसके बाद से शुजाउद्दौला पे बनता है, आसफ़उद्दौला पे बनता है और अंतिम नवाब कौन हुआ था? वाजिद अली शाह। तो इन्हीं के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य या कंटेंट बनता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है शहादत खां। और ये जो शहादत खां है इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1722 से लेकर के 1739 ईस्वी। अब जब ये शहादत खां स्वतंत्र शासक के रूप में अवध का नवाब बना, स्वतंत्र शासक, और जब ये स्वतंत्र शासक के रूप में अवध का नवाब बना तो इसके द्वारा अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की गई? तो शहादत खां ने अपनी राजधानी जो है वो फैज़ाबाद को घोषित किया। फैज़ाबाद। और जब इसने फैज़ाबाद को स्वतंत्र राजधानी घोषित किया तो इसी शहादत खां ने निमंत्रण दिया। किसको निमंत्रण दिया था? तो शहादत खां ने आपका फारस का शासक हुआ करता था नादिर शाह। नादिर शाह। और इसी नादिर शाह को शहादत खां ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और जब आमंत्रित किया तो यही नादिर शाह जो था आपका 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध लड़ा। 1739 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा? तो करनाल का युद्ध लड़ा। और ये जो करनाल का युद्ध था, ये करनाल का युद्ध आपका मुग़ल और फारस के शासक नादिर शाह के मध्य हुआ था। अब
जब नादिर शाह इस तरीके से भारत पर आक्रमण कर दिया तो इसने पूरे एक तरीके से दिल्ली को तहस नहस कर दिया और ये विजयी हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारा इसके द्वारा कत्लेआम कराया गया और इससे शहादत खां काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, दुखी हो गया कि हमने एक तरीके से बहुत बड़ी गलती कर दिया जो इस टाइप के शासक को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसको इस चीज़ को लेकर के काफ़ी पश्चाताप हुआ। और यही शहादत खां 1739 ईस्वी में जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। विष या जहर खा करके इसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो इस तरीके से शहादत खां का क्या हो गया, अंत हो गया। और जब शहादत खां का अंत हो गया तब इसका पुत्र जो है वो इसका पुत्र आपका सफदरगंज जो था ये गद्दी पर बैठा। और जब सफदरगंज गद्दी पर बैठा तो सफदरगंज का भी कोई विशेष योगदान नहीं होता है। और सफदरगंज के बाद शुजाउद्दौला जो है ये अवध का नवाब बना। नादिर शाह के बारे में ये भी जान सकते हैं कि यही नादिर शाह था जिसने इस विजय के पश्चात अपने साम्राज्य फारस जा कर के 3 वर्ष तक जनता पर कोई भी इसने कर नहीं लगाया था। और यही फारस का शासक जो है नादिर शाह, ये शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, और इस मयूर सिंहासन को बनाने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा था। और इस मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस में सोना चांदी हीरे जवाहरात सारी चीज़ें जड़ी हुई थीं। अब इस चीज़ को उठा करके इसके साथ साथ मोहम्मद शाह रंगीला की चित्रित पांडुलिपि थी, संगीत की चित्रित पांडुलिपि, और इसे भी नादिर शाह अपने देश लेकर के फारस चला गया। एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आता है कि फारस का वर्तमान नाम क्या है, तो फारस का वर्तमान नाम जो है वो ईरान है। और हम लोग इसको पढ़ते हैं, एक और सभ्यता पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो वर्तमान मेसोपोटामिया का नाम है वो इराक है। तो एक क्वेश्चन आपका नवीन नाम और प्राचीन नाम से संबंधित आपका स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये नादिर शाह इन तीनों चीज़ों को उठा करके अपने देश वापस ले गया और भारत से इतनी ज़्यादा संपदा लूट करके गया था कि ये 3 वर्षों तक अपने साम्राज्य में अपनी जनता पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया। तो अब हम लोग आ जाते हैं शुजाउद्दौला पर। और इसी शुजाउद्दौला के द्वारा जब अवध का नवाब ये जब बना तो इसकी मान्यता जो है मुग़ल बादशाह अहमद शाह के द्वारा प्रदान की गई। मतलब उस समय शुजाउद्दौला के पैरेलल या समानांतर मुग़ल वंश में किसका शासन हुआ करता था, तो वो अहमद शाह का शासन हुआ करता था। और जब अहमद शाह ने शुजाउद्दौला को नवाब की मान्यता दिया तो यही शुजाउद्दौला, अब अगला हेडिंग आप लोग क्या बना सकते हैं, शुजाउद्दौला। और इसी शुजाउद्दौला के द्वारा आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। और इस पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1761 ईस्वी में। और ये पानीपत का युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य, वर्सेस आपका कर सकते हैं मराठा। और ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य हुआ। और ये शुजाउद्दौला जो था ये किसका साथ दिया था, तो ये साथ दिया था आपका अहमद शाह अब्दाली का। और इसमें मराठा जो है वो बुरी तरीके से पराजित हुए। और जब बुरी तरीके से पराजित हुए तो एक क्वेश्चन इस पे पूछा है कि मराठा सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो मराठा सेना का जो नेतृत्व है वो सदाशिव राव के द्वारा किया जा रहा था, सदाशिव राव के द्वारा किया गया। और इस पानीपत के तीसरे युद्ध में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था, तो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। उसके बाद इसी शुजाउद्दौला के द्वारा आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर का युद्ध का जो ईयर है वो आपका 1764 ईस्वी। और ये बक्सर का युद्ध में शुजाउद्दौला पार्टिसिपेट किया था। इसका थोड़ा सा हम बेस या कहानी आप लोगों को बता देते हैं कि आपका जो बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला की जब मृत्यु आपका प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई
तो उसी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया और बंगाल का अगला नवाब कौन बना? तो मीर जाफ़र बना। और मीर जाफ़र के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना था? तो मीर कासिम बना था। तो जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो यही मीर कासिम जा करके अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिला। और ये दोनों मीर कासिम और शुजाउद्दौला जो थे, ये दोनों जा करके किससे मिले? तो ये जा करके आपका मुग़ल बादशाह हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों की सेनाएं क्या हो गई? संगठित हुई। और तीनों की सेनाओं ने संगठित होकर के 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो है वो किससे लड़े थे? तो ये लड़े थे अंग्रेज़ों से। और इस युद्ध में भी आपका त्रिगुट सेना क्या हुई? पराजित हुई। और जब त्रिगुट सेना पराजित हुई तो इसी के बाद आपका त्रिगुट सेना पराजित होने के बाद से अंग्रेज़ विजयी हुए। और इसी के बाद आपका 1764 के बाद 1765 ईस्वी में क्या हुआ? तो इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। और जब ये इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई तो इसमें कई प्रावधान प्रस्तुत किए गए। इसके अंतर्गत आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अंग्रेज़ों ने इनसे 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उसके साथ साथ आपका जो शाह आलम द्वितीय था, इस शाह आलम द्वितीय पर आपका शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात की गई। उसके साथ साथ अंग्रेज़ों को अवध क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। तो इस तरीके से इलाहाबाद की संधि में 3 प्रावधान, शुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना, दूसरा है आपका अवध क्षेत्र में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। तो इस इलाहाबाद की संधि जो है आपका शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य की गई थी। इसके साथ साथ जो शुजाउद्दौला के एरिया में कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र हुआ करता था, इस कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र में भी मुक्त व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी गई। ठीक, अब उसके बाद इस शुजाउद्दौला की जो मृत्यु हुई थी, इस शुजाउद्दौला की मृत्यु आपका 1775 ईस्वी में फैज़ाबाद में हो गई। 1775 ईस्वी में कहाँ पर हो गई? तो इसकी मृत्यु फैज़ाबाद में हुई। और जब जहाँ पर इसे दफनाया गया वहीं पर आपका गुलाब की बाड़ी, फैज़ाबाद में एक जगह थी गुलाब की बाड़ी, और इसी गुलाब की बाड़ी में इस शुजाउद्दौला को दफनाया गया। और इसी गुलाब की बाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो रोज़ गार्डन के नाम से जाना जाता है। और इसी रोज़ गार्डन में 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला को दफना दिया गया। अब उसके बाद आपका जो अगला शासक आता है वो है आपका आसफ़-उद-दौला। अब इस आसफ़-उद-दौला के बारे में जान लेते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जब तक आप लोग लेक्चर सुनते हुए आप इसका टू द पॉइंट नोट नहीं करेंगे तब तक ये कहानी, इस तरीके से मैं कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सारा कंसेप्ट आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो जब तक आप इसको नोट नहीं किए रहेंगे, 1 2 बार 3 बार एक ही लेक्चर को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अब अगला शासक के बारे में, अवध के नवाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो है आपका आसफ़-उद-दौला। तो अब हम लोग हेडिंग बना लीजिए आप लोग, आसफ़-उद-दौला। और ये जो आसफ़-उद-दौला का शासनकाल है वो आपका है 1775 से लेकर के 1797 ईस्वी तक। 1775 से
97 ईस्वी तक। और इसके पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम था आपका सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला। और सुजाऊ दौला की मृत्यु के पश्चात ये आसफ उद दौला अवध का नवाब बना। और इसकी माता का नाम था जोहरा बेगम। माता कौन थी? जोहरा बेगम। अब जब ये आसफ उद दौला गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले अपनी राजधानी परिवर्तन किया। अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? राजधानी परिवर्तन। और ये राजधानी परिवर्तन, जैसा कि हम शुरू में ही बताए कि अवध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? फैज़ाबाद। और वही जो आपका शहादत खां था, इसी शहादत खां ने अपनी राजधानी फैज़ाबाद घोषित किया। जबकि आसफ उद दौला जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से हटा करके कहाँ ले गया? लखनऊ ले गया। इसी कारण से लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। जब स्थानांतरित कर दिया तब इसी आसफ उद दौला के द्वारा क्या कराया गया? निर्माण कराया गया। लखनऊ में किस चीज़ का निर्माण कराया? तो इसने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया। बड़ा इमाम बाड़ा का क्या कराया? निर्माण। और जब बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया तो इसी बड़ा इमाम बाड़े में आपका 3 चीज़ों का इसके द्वारा निर्माण कराया गया था। एक था आपका आसफी मस्जिद, एक है आपका आसफी मस्जिद, दूसरा आपका है भूल भुलैया, दूसरा है आपका भूल भुलैया, और तीसरा आपका है रूमी दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया, तो बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण जो है आपका आसफ उद दौला कराया। और इसी आसफ उद दौला के द्वारा आपका बड़ा इमाम बाड़ा में आपसी मस्जिद और उसके बाद से भूल भुलैया और रूमी दरवाज़ा का निर्माण कराया गया। और यही एक क्वेश्चन आपका आता है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है, उसी प्रतीक चिन्ह में आपका 3 तरंग लहरें एक साथ गई हुई हैं और उसके बाद से 2 मछलियों की आकृति है और एक तीर धनुष है। ये जैसे कि प्रतीक चिन्ह में राउंड है और इसी उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में राउंड में आपका एक लहर, दूसरी लहर और उसके बाद से आपका ये तीसरी लहर इस तरीके से गया हुआ है। और यहाँ पर किस चीज़ की आकृति बनी हुई है? तो यहाँ पर आपका मछली की आकृति बनी हुई है। ठीक। और इस मछली की आकृति में आपका ये क्वेश्चन है कि ये जो मछली की आकृति बनी है ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो यही आसफ उद दौला ने जिस रूमी दरवाज़ा का निर्माण कराया, इसी रूमी दरवाज़ा पर 2 मछलियों की आकृति बनी है और उस आकृति को उठा करके उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में शामिल किया गया। उसके बाद से यहाँ पर आपका ऊपर जो है वो क्या बना हुआ है? तो ऊपर आपका तीर धनुष बना हुआ है। और ये जो तीर धनुष है ये अयोध्या के राजा श्री राम का प्रतीक माना जाता है, जबकि ये मछलियाँ जो हैं ये अवध के नवाबों का प्रतीक मानी जाती हैं। और तीसरा जो तरंग लहर है, ये 3 तरंग लहरें जो हैं ये गंगा यमुना सरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसी रूमी दरवाज़ा से आपका ये 2 मछलियों को एडाप्ट किया गया। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते होंगे या आप लोगों को जानकारी होगी कि गोल चक्र कहाँ से अपनाया गया, तो गोल चक्र जो है मौर्य सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से अपनाया गया था। अब इस तरीके से जब इमाम बाड़े का निर्माण कराया तो इसी के द्वारा सुजाऊ दौला के द्वारा फैज़ाबाद की संधि की गई, फैज़ाबाद की संधि। और ये फैज़ाबाद की संधि किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1775 ईस्वी में। और 1775 ईस्वी में जो फैज़ाबाद की संधि हुई थी वो किसके किसके मध्य हुई थी? तो अभी हमने बताया कि आसफ उद दौला, आसफ उद दौला और किसके मध्य हुई थी? तो उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था आपका, गवर्नर न कह करके बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि आपका वर्ष किस वर्ष की बात है? 1775। और ये जो वारेन हेस्टिंग था, ये वारेन हेस्टिंग्स जो था ये पहले बंगाल का क्या बना? गवर्नर बना। और उसके बाद से इसी के शासनकाल में आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ
और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के परिणाम स्वरूप ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो आसफ उद दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य 1775 ईस्वी में फैज़ाबाद की संधि हुई और इसी फैज़ाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप आपका बनारस पर अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो गई। तो ये आपका टोटल आसफ उद दौला से रिलेटेड कंटेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, और ये जो वाजिद अली शाह है, ये वाजिद अली शाह जो था अवध का क्या बना, अंतिम नवाब बना। और इसके द्वारा 1847 से लेकर के अवध की नवाबी कब तक धारण की गई, तो ये किया गया 1856 ईस्वी तक। तो वाजिद अली शाह का जो कार्यकाल है 1847 से 1856 ईस्वी तक, और ये अवध का क्या बना, अंतिम नवाब। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन हुआ, तो आपका अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। उसके बाद इसी वाजिद अली शाह का कोई भी पुत्र नहीं था। तो जब कोई भी पुत्र नहीं था तो इसी वाजिद अली शाह की बेगम हुआ करती थी आपका महक परी। इनकी दो बेगम हुआ करती थीं। एक था निकाही बेगम के रूप में आपका आलम आरा, एक निकाही बेगम में आलम आरा। निकाही बेगम नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा विवाह जिसने ये वाजिद अली शाह ने इन दो महिलाओं से अपना निकाह या विवाह किया था, उसी को निकाही बेगम के नाम से जाना जाता है। एक आलम आरा और दूसरा आपका हो जाता है मुहम्मदी खानम। मुहम्मदी खानम, और इसी मुहम्मदी खानम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी मुहम्मदी खानम को आपका बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल, और इसी बेगम हजरत महल को ये आपका वाजिद अली शाह जो थे ये महक परी के नाम से पुकारते थे, महक परी। अब इस महक परी और वाजिद अली शाह की कोई भी संतान नहीं थी, तब जाकर के इसी वाजिद अली शाह और महक परी के द्वारा एक दत्तक पुत्र ग्रहण किया गया जिसे विरजिस कादिर के नाम से जाना जाता है। विरजिस कादिर। अब चूंकि अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों ने सीधे सीधे ये फरमान जारी किया था कि अब कोई भी देसी नरेश दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के द्वारा बिरजिस कादिर नामक पुत्र को दत्तक ग्रहण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपका अंग्रेज़ों को ये बात नागवार लगी, और जब नागवार लगी तब जाकर के वही आपका 1857 की क्रांति हो रही थी। और उसी 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ की ओर से क्या किया गया, प्रतिनिधित्व किया गया, लखनऊ की ओर से प्रतिनिधित्व। और ये जो लखनऊ की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तब बेगम हजरत महल की सहायता करने वाले व्यक्ति थे नाना साहब, और उस नाना साहब का मूल नाम धोदू पंत था। लेकिन कुछ समय के पश्चात बेगम हजरत महल को ये लगा कि अब हम मार दिए जाएंगे, तो वो भारत छोड़ करके नेपाल भाग गईं, और नेपाल में इनकी काठमांडू में मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो इसी 1856 ईस्वी में मृत्यु हो गई, और अगला शासक कोई नहीं बना। तो इसी 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अवध पर पूर्ण रूप से क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मध्यकालीन इतिहास का जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में मध्यकालीन इतिहास में घटनाएं घटी, उन तीनों जिलों का एक्सप्लेन हमने पूर्ण रूप से कर दिया। अब इसको तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ यूपी स्पेशल के पर्यटक स्थल, यूपी के प्रमुख लोक नृत्य, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग यूपी पे विशेष ध्यान दीजिए। और ये यूपी स्पेशल जो है यूपी पेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि पीईटी के एग्ज़ाम में यूपी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और पीईटी का एग्ज़ाम हर 6 महीने बाद आपका 1 साल में होता रहता है। तो यूपी को तैयार करने के लिए ये सारा कंटेंट आप लोग तैयार कर लीजिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में ज़रूर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।